मध्यकाल के ऐतिहासिक स्रोत के रूप में राजनीतिक वृत्तांत के महत्व पर चर्चा कीजिए। मध्यकालीन काल के ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में राजनीतिक विवरण क्रॉनिकल्स अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये विवरण समकालीन इतिहासकारों, दरबारियों या विद्वानों द्वारा लिखे गए होते थे और उस समय के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। ये दस्तावेज शासकों और अभिजात वर्ग के दृष्टिकोण, विचारधाराओं और घटनाओं को दर्शाते हैं और मध्यकालीन इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके महत्व के कई पहलू हैं, जैसे कि राजनीतिक घटनाओं का विवरण, प्रशासनिक प्रणाली का चित्रण और महत्वपूर्ण घटनाओं का कवरेज। सबसे पहले, राजनीतिक विवरण मध्यकालीन काल की प्रमुख राजनीतिक घटनाओं की जानकारी का प्रमुख स्रोत होते हैं। इनमें वंशों का उदय और पतन, लड़ी गई लड़ाइयाँ, जीते गए क्षेत्र और विभिन्न शासकों द्वारा लागू की गई नीतियों का वर्णन होता है। उदाहरण के लिए, दिल्ली सल्तनत के काल के विवरण जैसे कि मिन्हाज-ए-सिराज का तबकात नासिरी और जियाउद्दीन बर्नी का तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही दिल्ली सल्तनत की स्थापना और विस्तार, अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के साथ इसके संबंधों और इसके शासकों की प्रशासनिक रणनीतियों का दस्तावेजीकरण करते हैं। ये कृतियाँ इतिहासकारों को उस समय की राजनीतिक धारा को समझने में मदद करती है, जिससे शक्ति, युद्ध और कूटनीति की जटिलताओं का पता चलता है। दूसरे, राजनीतिक विवरण अक्सर शासकों द्वारा अपनाई गई प्रशासनिक प्रणालियों और शासन विधियों को उजागर करते हैं। अकबर के शासनकाल में अबुल फजल द्वारा लिखी गई आईन-ए-अकबरी और अकबरनामा जैसे विवरण मुगल प्रशासनिक संरचना का विस्तृत विवरण प्रदान करते हैं, जिसमें राजस्व प्रणाली, सेना संगठन और न्यायिक प्रक्रियाएं शामिल हैं। इस तरह के दस्तावेज यह स्पष्ट करते हैं कि राज्यों का प्रबंधन कैसे किया जाता था, अर्थव्यवस्था कैसे संचालित होती थी और शासक अपने प्रजा के साथ कैसे बातचीत करते थे। यह प्रशासन का विस्तृत रिकॉर्ड आधुनिक इतिहासकारों को बड़े साम्राज्यों की कार्यप्रणाली और उन्हें सहारा देने वाले नौकरशाही तंत्र को समझने में मदद करता है। इसके अलावा, राजनीतिक विवरण शासकों और प्रजा के बीच संबंधों पर भी प्रकाश डालते हैं, जो अक्सर शासन के पीछे की विचारधारा और दर्शन को दर्शाते हैं। मुगल काल के विवरण, उदाहरण के लिए, दिव्य राजतंत्र की अवधारणा और शासक को एक न्यायप्रिय और परोपकारी व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो अपनी प्रजा के कल्याण के लिए जिम्मेदार होता है। इस तरह के विवरण यह समझने में मदद करते हैं कि मध्यकालीन राजतंत्र को कैसे वैध ठहराया गया और जनता द्वारा कैसे स्वीकार किया गया। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक विवरण अक्सर शासक वर्ग के दृष्टिकोण से लिखे जाते हैं। इसलिए, इनमें पक्षपात, अतिशयोक्ति या कुछ घटनाओं का उल्लेख न किया जाना संभव है। उदाहरण के लिए, अकबर की प्रशंसा करने वाले विवरण उनके असफलताओं या विवादों को कम करके दर्शा सकते हैं। फिर भी, इन स्रोतों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करके, इतिहासकार उस समय की राजनीतिक संस्कृति और ऐतिहासिक संदर्भ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी निकाल सकते हैं। निष्कर्षतः, राजनीतिक विवरण मध्यकालीन काल को समझने के लिए अपरिहार्य है। ये राजनीतिक घटनाओं, प्रशासनिक प्रणालियों और शासकों के दृष्टिकोण का विस्तृत विवरण प्रदान करते हैं। अपनी अंतर्निहित पक्षपातपूर्णताओं के बावजूद, ये विवरण मध्यकालीन भारत के राजनीतिक और सामाजिक इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए मुख्य स्रोत बने रहते हैं, जो विशाल साम्राज्यों के शासन, शक्ति और जटिलताओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। अकबर समय में मुगल राजपूत संबंधों का परीक्षण कीजिए। अकबर के शासनकाल 1556 से 1605 के दौरान मुगल और राजपूतों के बीच संबंध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुए। अकबर की नीति राजपूतों के प्रति समावेशी, व्यवहारिक और कूटनीतिक रही, जिसने मुगल साम्राज्य को न केवल स्थायित्व प्रदान किया, बल्कि राजपूत रियासतों को भी मुगल ढांचे में सम्मिलित किया। इस संबंध ने अकबर को न केवल राजनीतिक लाभ दिए, बल्कि सांस्कृतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी मजबूत किया। अकबर की राजपूतों के साथ संबंधों की प्रमुख विशेषता उनके साथ किए गए वैवाहिक संबंध थे। अकबर ने यह समझा कि केवल सैन्य विजय से राजपूत राजाओं की वफादारी नहीं जीती जा सकती। उन्होंने राजपूत राजकुमारियों से विवाह कर राजपूतों के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया। सबसे पहला और प्रमुख विवाह जोधाबाई,
राजा भारमल की बेटी, के साथ हुआ, जो अंबर के शासक थे। इस प्रकार की वैवाहिक नीति ने अकबर को न केवल राजस्थान में अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद की, बल्कि मुगल और राजपूतों के बीच आपसी विश्वास और सहयोग को भी बढ़ावा दिया। इन विवाहों के बदले में राजपूत शासकों को मुगल दरबार में उच्च पद दिए गए। इसके अलावा अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति ने भी मुगल राजपूत संबंधों को मजबूत किया। उन्होंने जजिया, गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला कर, को समाप्त कर दिया और राजपूतों को उनके हिंदू रीति रिवाजों का पालन करने की स्वतंत्रता दी। राजपूत शासकों को उनके आंतरिक मामलों में स्वतंत्रता दी गई, जब तक कि वे मुगल प्रभुसत्ता को स्वीकार करते रहे और आवश्यकता पड़ने पर सैन्य सहायता प्रदान करते रहे। इस सांस्कृतिक और धार्मिक सम्मान ने अकबर को कई राजपूत शासकों की वफादारी प्राप्त करने में मदद की। अकबर ने राजपूत नेताओं को अपने शासन में महत्वपूर्ण पद दिए, जैसे राजा मान सिंह और राजा भगवंत दास जैसे प्रमुख राजपूत नेता अकबर की सेना के विश्वसनीय जनरल बन गए। उन्हें प्रशासनिक पदों पर भी नियुक्त किया गया, जिससे मुगल साम्राज्य के भीतर एकता की भावना बढ़ी। कई राजपूत सरदार, जो पहले मुगलों के विरोधी थे, अब अकबर के अभियानों में उनके साथ शामिल हो गए और मुगल विस्तारवादी नीतियों में योगदान दिया, जैसे गुजरात, बंगाल और दक्कन में। हालांकि सभी राजपूत शासक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते थे। मेवाड़ के राणा प्रताप, जो सिसोदिया वंश के शासक थे, ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मेवाड़ मुगल शासन के खिलाफ राजपूत प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। 1576 में हल्दी घाटी के प्रसिद्ध युद्ध में अकबर की सेना, जो राजा मान सिंह के नेतृत्व में थी, ने राणा प्रताप को हराया। हालांकि राणा प्रताप युद्ध में पराजित हुए, लेकिन उन्होंने मुगल सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध जारी रखा और राजपूत इतिहास में एक महान प्रतिरोधक के रूप में स्थापित हो गए। निष्कर्षतः अकबर के समय में मुगल राजपूत संबंध कूटनीति, सैन्य गठजोड़ और कभी-कभी संघर्ष का मिश्रण थे। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता, वैवाहिक गठजोड़ और राजपूतों को प्रशासनिक स्वतंत्रता प्रदान करने की नीतियों ने अधिकांश राजपूत रियासतों के साथ मजबूत संबंध बनाए। इस नीति ने मुगल साम्राज्य की स्थिरता और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राणा प्रताप जैसे शासकों द्वारा किया गया प्रतिरोध अकबर की राजपूतों के प्रति सफल कूटनीति को कम नहीं कर सका। अकबर के अधीन भूमि राजस्व प्रणाली का मूल्यांकन कीजिए। अकबर की भूमि राजस्व प्रणाली, जिसे अक्सर जब्त प्रणाली कहा जाता है, उसके शासनकाल के दौरान एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार था। इस प्रणाली का उद्देश्य साम्राज्य के लिए एक स्थिर और नियमित राजस्व स्रोत सुनिश्चित करना था, साथ ही किसानों का शोषण कम करना भी था। यह प्रणाली अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल की सहायता से बनाई गई थी और इसका आधार शेरशाह सूरी के मॉडल पर था। भूमि को उसकी उर्वरता के आधार पर मापा और वर्गीकृत किया गया और पिछले 10 वर्षों की औसत उपज की गणना की गई। राज्य का हिस्सा उपज का 1/3 तय किया गया और किसान इसे नकद या अनाज के रूप में चुका सकते थे। राजस्व अधिकारियों जैसे कि अमीन, कानूंगो और पटवारी इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, जिससे पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होती थी। अकबर की प्रणाली की एक अनूठी विशेषता थी दहसाला, जो 10 वर्षों की औसत उपज पर आधारित कर निर्धारण प्रणाली थी। इस प्रणाली ने किसानों और राज्य दोनों के लिए स्थिरता प्रदान की। किसानों को उनके द्वारा दिए गए करों की रसीदें दी जाती थीं, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती थी। अकबर की राजस्व सुधारों ने मुगल साम्राज्य को व्यापक ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकार स्थापित करने में मदद की और कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया। जब प्रणाली जहां लागू करना कठिन था, वहां बटाई या घल्लाबख्शी जैसी वैकल्पिक प्रणालियों का उपयोग किया गया, जिसमें राज्य और किसान के बीच फसल का विभाजन किया जाता था। निष्कर्षतः अकबर की भूमि राजस्व प्रणाली ने मुगल अर्थव्यवस्था को स्थिर करने, कृषि उत्पादन बढ़ाने और राज्य किसान संबंधों में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असम में अहोम राज्य के उदय पर एक टिप्पणी लिखिए। अहोम राज्य की स्थापना असम में 1228 ईस्वी में सुकाफा नामक एक ताई राजकुमार द्वारा की गई थी, जो वर्तमान म्यांमार, बर्मा से आए थे। अहोमों ने धीरे धीरे सैन्य विजय और गठबंधनों के माध्यम से अपने क्षेत्र का विस्तार किया
और स्थानीय जनजातीय शक्तियों जैसे चुटिया और कचारी राजवंशों को विस्थापित किया। अहोम राज्य का उदय पूर्वोत्तर भारत के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण चरण था, क्योंकि यह सबसे प्रमुख क्षेत्रीय राज्यों में से एक बन गया। अहोम राज्य की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि उन्होंने असम के स्वदेशी लोगों को अपने प्रशासनिक और सामाजिक ढांचे में सफलतापूर्वक एकीकृत किया। अहोम शासकों ने असमिया भाषा और संस्कृति को अपनाया, जबकि अपनी ताई परंपराओं को भी बनाए रखा, जिससे आंतरिक स्थिरता बनी रही। उन्होंने पाइक प्रणाली नामक एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था शुरू की, जिसमें वयस्क पुरुषों को सैन्य और नागरिक कर्तव्यों के लिए विभिन्न समूहों में विभाजित किया गया था। अहोम विशेष रूप से अपनी सैन्य क्षमता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कई बार मुगल साम्राज्य के असम पर आक्रमण के प्रयासों का सफलतापूर्वक विरोध किया। 1671 के सराइघाट के युद्ध में लचित बोरफुकन के नेतृत्व में अहोमों ने मुगलों के खिलाफ महत्वपूर्ण जीत हासिल की। उनकी गुरिल्ला युद्ध तकनीक और ब्रह्मपुत्र नदी का रक्षात्मक उपयोग इन विजयों में मुख्य भूमिका निभाते थे। अहोम वंश ने लगभग 6 शताब्दियों तक असम पर शासन किया, लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत में आंतरिक कलह और बर्मी आक्रमणों के कारण राज्य कमजोर हो गया, जिसके बाद अंततः अंग्रेजों ने इसे अपने अधीन कर लिया। निष्कर्षतः अहोम राज्य का उदय उसकी सैन्य शक्ति, प्रशासनिक दक्षता और सांस्कृतिक एकीकरण से चिह्नित था, जिसने इसे असम के इतिहास में सबसे स्थायी शक्तियों में से एक बना दिया। हुंडी क्या है? मुगल काल में यह मौद्रिक लेनदेन का एक महत्वपूर्ण माध्यम कैसे बना? हुंडी भारत में इस्तेमाल होने वाला एक पारंपरिक वित्तीय साधन था, जो एक प्रकार के बिल ऑफ एक्सचेंज या वचन पत्र के रूप में कार्य करता था। इसका उपयोग पैसे के हस्तांतरण, व्यापारिक लेनदेन और लंबी दूरी तक धन भेजने के लिए किया जाता था। हुंडी को धारक के नाम पर भुगतान किया जा सकता था या किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सकता था, जिससे यह व्यापारियों, सौदागरों और बैंकरों के लिए एक लचीला और सुविधाजनक साधन बन गया था। मुगल काल के दौरान हुंडी ने व्यापार को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह न केवल साम्राज्य के भीतर बल्कि विदेशी व्यापारियों के साथ भी व्यापारिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने में मददगार साबित हुई। भारत में व्यापक आंतरिक और समुद्री व्यापार मार्ग थे, और हुंडी व्यापारियों को बड़ी मात्रा में नकद ले जाने की आवश्यकता से बचाती थी, जिससे चोरी या नुकसान का जोखिम कम हो जाता था। हुंडी के कई प्रकार थे, जैसे दर्शनी हुंडी, जो तुरंत भुगतान के लिए होती थी, और मुद्दती हुंडी, जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान के लिए होती थी। व्यापारी, सौदागर और वित्तीय एजेंट इसका उपयोग ऋण निपटाने, बड़े पैमाने पर व्यापार का वित्तपोषण करने और गुजरात, बंगाल और राजस्थान जैसे क्षेत्रों में धन हस्तांतरित करने के लिए करते थे, जो मुगल काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। हुंडी प्रणाली व्यापारियों और वित्तीय एजेंटों के बीच आपसी विश्वास पर आधारित थी, और यह एक विश्वसनीय और सुरक्षित वित्तीय साधन के रूप में कार्य करती थी। इस प्रणाली ने व्यापार और वस्तुओं के प्रवाह को सुगम बनाया और मुगल अर्थव्यवस्था की समृद्धि में योगदान दिया। निष्कर्षतः मुगल काल में हुंडी ने व्यापार को बढ़ावा देने, मौद्रिक लेनदेन को सरल बनाने और साम्राज्य की आर्थिक स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विजयनगर साम्राज्य में मंदिरों की आर्थिक भूमिका। विजयनगर साम्राज्य में मंदिरों की आर्थिक भूमिका धार्मिक महत्व से कहीं अधिक थी। मंदिर बड़े पैमाने पर भूमि अनुदान प्राप्त कर कृषि भूमि का प्रबंधन करते थे, जो राजाओं और अभिजात वर्ग द्वारा दान की जाती थी। इन मंदिरों में कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों को रोजगार मिलता था, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता था। इसके अलावा मंदिर अनाज और धन के भंडारण केंद्र के रूप में कार्य करते थे, जिससे संसाधनों का पुनर्वितरण संभव होता था। मंदिर शहर व्यापार और वाणिज्य के केंद्र भी थे, जहां तीर्थयात्री और व्यापारी आते थे, जिससे साम्राज्य की आर्थिक समृद्धि और स्थिरता बनी रहती थी। सल्तनत में ग्रामीण मध्यस्थ वर्ग। दिल्ली सुल्तानकाल के दौरान ग्रामीण बिचौलिए प्रशासन और कृषि भूमि से राजस्व संग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इनमें खुद, मुकद्दम और चौधरी जैसे अधिकारी शामिल थे, जो गांवों का प्रबंधन और कर संग्रहण सुनिश्चित करते थे। ये अधिकारी किसानों और राज्य के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते थे, जिससे राज्य की ग्रामीण क्षेत्रों पर पकड़ मजबूत होती थी। हालांकि वे शासन के लिए आवश्यक थे,
लेकिन कई बार इन बिचौलियों ने किसानों से अत्यधिक कर वसूल कर उनका शोषण किया, जिससे सुल्तानकाल के दौरान ग्रामीण जनसंख्या में असंतोष फैलता था। मध्यकालीन भारत में प्रिंटिंग प्रेस। मध्यकालीन भारत में छापाखाने की शुरुआत 16वीं सदी के अंत में हुई, जब इसे लगभग 1556 में गोवा में पुर्तगाली मिशनरियों द्वारा लाया गया था। प्रारंभ में इसका उपयोग पुर्तगाली और लैटिन में धार्मिक ग्रंथों को छापने के लिए किया जाता था। हालांकि मध्यकालीन अवधि के दौरान इसका उपयोग सीमित रहा। इसे मुख्य रूप से यूरोपीय समुदाय की सेवा के लिए पेश किया गया था और इसका भारतीय समाज पर तुरंत व्यापक प्रभाव नहीं पड़ा। धीरे धीरे छापाखाने ने स्थानीय भाषाओं में ज्ञान और साहित्य के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन इसका प्रभाव औपनिवेशिक काल में अधिक दिखाई दिया। रुद्रमा देवी। रुद्रमादेवी भारतीय इतिहास की कुछ महिला शासकों में से एक थीं, जिन्होंने 13वीं सदी में शासन किया। वे काकतीय वंश से थीं और उन्होंने 1263 से 1289 ईस्वी तक शासन किया। अपने पिता गणपति देव की मृत्यु के बाद रुद्रमादेवी ने सिंहासन संभाला और अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए रुद्रदेव जैसी पुरुष उपाधि धारण की। उन्हें अपने सामंतों और बाहरी खतरों से विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने एक मजबूत और सक्षम शासक के रूप में खुद को साबित किया। रुद्रमादेवी अपनी सैन्य क्षमता, प्रशासनिक कौशल और वारंगल को मजबूत करने के प्रयासों के लिए जानी जाती है। खिलाफत और दिल्ली सल्तनत। खिलाफत इस्लामी दुनिया में धार्मिक और राजनीतिक सत्ता का प्रतीक थी और कई दिल्ली सल्तनत के शासकों ने अपनी वैधता के लिए खिलाफत की स्वीकृति प्राप्त की। दिल्ली के सुल्तान अक्सर अमीर उल मोमिनीन, मुसलमानों के नेता, की उपाधि धारण करते थे और अपने सिक्कों पर खलीफा के नाम का उल्लेख करके अपनी निष्ठा प्रकट करते थे। शुरुआती वर्षों में यह संबंध दिल्ली के सुल्तानों के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे उन्हें अपने शासन को व्यापक इस्लामी दुनिया का हिस्सा स्थापित करने और अपने मुस्लिम प्रजा के बीच स्वीकृति प्राप्त करने में मदद मिली।